हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स. द यूनिट वी आर स्टडिंग दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव कवर्ड इज़ अबाउट रेजिस्टेंस. आज उसका एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, और अगर हमारे पास टाइम थोड़ा सा बचता है तो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर एंड पैरेलली वी विल सी some numerical part of carbon resistance. So these are the topics we are covering today. Let us see टाइम कितना अलाउ करता है, उतने टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर लेंगे. तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ दैट इज़ फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ. So first topic is failure of Ohm's law. हमने ओम्स लॉ पढ़ा. ओम्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हमने देखा V इज इक्वल टू IR. जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतना ही करंट बढ़ता है. यही चीज़ हमने अभी तक स्टडी की है. बट बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस ओम्स लॉ इज़ नॉट द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, हमेशा ट्रू रहता है फॉर एनी कंडीशन. सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये कुछ ऐसे लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं नेचर में जो हमेशा हर कंडीशन में ट्रू रहते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट ओम्स लॉ, दिस ओम्स लॉ इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ इन नेचर. इट हैज़ सम फेलियर्स. जब हमने डिफरेंट मटेरियल के लिए इस ओम्स लॉ को अप्लाई किया, उसके बेस पे जो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं V वर्सेस I ग्राफ, उसे प्लॉट करके देखा विद प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जो हमें डाटा से मिली, हमें एक्सपेरिमेंट से मिली, हमें कुछ वेरिएशन नज़र आया जहाँ से हमें पता चलता है दैट ओम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड इन सम कंडीशंस. तो वो इसके फेलियर्स हम मान के चलते हैं कि वो फेलियर्स हैं. वो फेलियर क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ करंट मे वेरी नॉन लीनियरली फॉर कंडक्टर्स. इसका आराम से मीनिंग समझिए, क्या मतलब है इस लाइन का. इसका मतलब है करंट कंडक्टर्स के लिए, वैसे ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जितनी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा. और हमने ग्राफ देखा था, वो ग्राफ कैसा बनता था, वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता था. बहुत ध्यान से समझे. दिस इज़ V, दिस इज़ I, और जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था वो ग्राफ कुछ, मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखा था. हमने इसे बोला था लीनियर रिलेशनशिप, अगर आपको ध्यान होगा. हमें ओम्स लॉ से जो V वर्सेस I ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा मिलना चाहिए था कंडक्टर्स के लिए. लेकिन जब हमने कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट मटेरियल के लिए स्टडी करना स्टार्ट किया विद प्रैक्टिकल्स, तो हमने क्या देखा कि ये ग्राफ लीनियर ना चल के जब करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है या हम काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, उस कंडीशन में जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्राफ हमें लीनियर नहीं मिलता. हमें मिलना चाहिए था ये लीनियर रिलेशनशिप, बट ऐसा नहीं होता. हमें जो एक्चुअल में ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, दैट इज़ नॉन लीनियर. अब लीनियर नहीं रहा. लीनियर का मतलब था स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब लीनियर नहीं है, अब थोड़ा सा मुड़ गया ये ग्राफ. जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, ग्राफ थोड़ा सा मुड़ जाता है. सो दिस इज़ द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. जब करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, अगर आप इस पॉइंट के बाद देखें, इस पॉइंट के बाद देखें, जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस कंडीशन में ग्राफ लीनियर नहीं रहता, ग्राफ बिकम्स नॉन लीनियर.
What is the reason behind this? When current increases, or we can say that when the value of current is very high, there is some heating effect in the conductor, and due to this heating effect resistance of conductor increases. हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि हमने न्यूमेरिकल किया था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था कि ग्राफ अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो किसकी तरफ को मुड़ जाता है, दैट इज़ V की तरफ को। तो ग्राफ कुछ सीधी लाइन से हट के V की तरफ को मुड़ जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, दैट करंट मे वेरी नॉन लीनियरली विद वोल्टेज फॉर कंडक्टर्स। सो इसमें आप चीज़ें लिख लें, जो जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। आई एम कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट। बेटा जो भी इसमें मैंने चीज़ें बोली हैं उनको आप लिख लें, बुक में बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। अगर बुक से नहीं आप लिखना चाहते तो जो जो चीज़ें मैंने बोली उनको आप समझें और अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखें कि इसका मतलब क्या था। करंट मे वेरी नॉन लीनियरली विद दिस वोल्टेज और फॉर कंडक्टर्स। सो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट वेरिएशन ऑफ करंट with potential difference may depend on sign of the potential difference applied. The sign of potential difference applied. This is the second failure of Ohm's law. Ohm's law के अकॉर्डिंग पहली बात तो ये थी कि साइन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था, करंट को साइन पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था। पर होता क्या है कि करंट वेरी करता है पोटेंशियल डिफरेंस के साइन के साथ। अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट की वेरिएशन कुछ और रहती है, और जब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट की वेरिएशन बिल्कुल बदल जाती है। और ये चीज़ हमें देखने को मिली इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। This is V versus I graph. This is negative. Let me check. Okay, so in this axis this is potential and this axis हम करंट शो करते हैं। This is negative potential, this is okay. So जब पॉजिटिव पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इन केस ऑफ इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ये आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में बहुत डिटेल में, व्हाट आर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। और जब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ग्राफ हमें कुछ मिला इस तरह का। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी जब पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव थी, इस साइड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, हमने क्या देखा, ग्राफ एकदम से ग्रो होता है, यानी करंट एकदम से बढ़ जाता है। अगर आप इस पॉइंट के बाद देखें, आफ्टर दिस पॉइंट हम थोड़ी सी पोटेंशियल बढ़ाएंगे। इस पॉइंट तक अगर आप देखें हमने थोड़ी सी पोटेंशियल बढ़ाई है, और अगर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप करंट देखें तो देखिए कितना ज़्यादा करंट बढ़ जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें ये करैक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। इन केस ऑफ दिस इज रिवर्स बायसिंग। दिस इज रिवर्स बायसिंग। इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग ग्राफ अगर आप देखें तो ये जो बिहेवियर है करंट का, ये इसकी तरह एकदम ग्रो नहीं कर रहा है। पोटेंशियल की काफ़ी वैल्यू के बाद ग्राफ या करंट ग्रो करता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। पहले तो चाहे फॉरवर्ड बायसिंग होती चाहे रिवर्स बायसिंग, करंट
ये डिपेंड नहीं करना चाहिए था कि हम क्या साइन अप्लाई कर रहे हैं, पर हमने क्या देखा कि अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो करंट एकदम से ग्रो कर जाता है, पर जब रिवर्स बाइसिंग है तो करंट एकदम से ग्रो नहीं करता। सो दिस इज़ अ वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज़ इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये बिहेवियर हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इसके बारे में भी आप लिखें, जो हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं इनको आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से नोट डाउन कर लें। द नेक्स्ट इज़ द करंट में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड इज़, कहाँ पे नोट डाउन करें, ओके इरेज करता हूँ कुछ पार्ट। आई होप आपने ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे स्पेस क्रिएट करके यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। थर्ड इज करंट में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ओम्स लॉ बोलता है अगर वोल्टेज बढ़ती है तो करंट बढ़ेगा, पर यहाँ पे हमने क्या लिखा, करंट डिक्रीज भी हो सकता है, इनफैक्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये फेलियर है ओम्स लॉ का। ओम ने तो बोला था कि अगर वोल्टेज बढ़ती है तो करंट बढ़ेगा, हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, करंट फिर भी डिक्रीज कर सकता है। ये हमें देखने को मिलता है इन थायरिस्टर्स। कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनमें हमें ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, और हमें जो ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। दिस इज V वर्सेस I ग्राफ। एक्सिस चेक कर लेते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पे करंट और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राफ हमें कुछ फॉरवर्ड बाइसिंग में कुछ ऐसा देखने को मिला एंड रिवर्स बाइसिंग में कुछ ऐसा। अगर आप इस पॉइंट पर चेक करें, इस पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर आप देखें, पोटेंशियल बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट की वैल्यू क्या हुई है, दैट इज़ डिक्रीज, करंट इज़ डिक्रीजिंग। सो इन केस ऑफ थायरिस्टर्स दिस करंट में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमें देखने को मिला थायरिस्टर्स में। ये भी ओम का क्या था, ओम्स लॉ का हमें एक फेलियर देखने को मिलता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ resistivity. Next topic is resistivity. ये डेरिवेशन बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था रेजिस्टेंस के लिए। आपको विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा हम कैमरा का एंगल चेंज करें। ओके, सो दिस इज़ विजिबल। R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। ये हमने डेरिवेशन डिराइव किया था, वहाँ से हमने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखी थी हर चीज़ पे कि किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, किसके बढ़ने से किसके कम होने से बढ़ता या घटता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, दिस रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है L के ऊपर और डिपेंड कर रहा है A के ऊपर। अगर मैं बाकी टर्म्स को अभी थोड़ा सा छोड़ के चलूँ तो हमने यहाँ से क्या देखा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कंडक्टर की, हम क्या बोले इसको, डायमेंशंस को लेके, या हमने इसको पर्टिकुलरली नाम दिया था दैट इज़ इट्स फिजिकल कंडीशंस। तो टेम्परेचर, प्रेशर हो गया। इट्स ओके, वी कैन से दैट हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की डायमेंशंस को लेके, दैट इज़ लेंथ, विड्थ,
एरिया, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमें इस डेरिवेशन से क्या देखने को मिला कि रेजिस्टेंस एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। सो हम लिख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर depends on number one resistance is directly proportional to length of conductor, resistance is directly proportional to length of कंडक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है। सो वी कैन राइट दैट आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एल, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब अगर मैं कंडक्टर की लेंथ 2 यूनिट से बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस भी 2 यूनिट से इंक्रीज़ होगा। अगर मैं लेंथ 5 टाइम करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इस डेरिवेशन से क्या देखा, दैट इज़ रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of conductor, that is R is inversely proportional to area। अगर मैं एरिया को 5 टाइम इंक्रीज़ करता हूँ तो रेजिस्टेंस 5 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं एरिया को 10 टाइम इंक्रीज़ करता हूँ तो रेजिस्टेंस 10 टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑन कंबाइनिंग अबव, ऑन कंबाइनिंग दिस R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट R इज़ इक्वल टू दिस कांस्टेंट इज़ रो L अपॉन A, वेयर रो इसे पढ़ते हैं हम RHO, रो। इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is called resistivity or specific resistance of material or conductor। सो इस यहाँ से जो हमें कांस्टेंट मिला रो, दिस रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इसे दूसरा नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल और कंडक्टर। अगर यहाँ से मैं रो की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, दिस रो इज़ इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उससे पहले आप इतना नोट डाउन करें। This resistivity depends on nature of material and temperature of conductor। इस चीज़ को अभी हम प्रूव करके भी देख लेंगे कि ये रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लें और इसको डिफ़ाइन भी करते हैं। रेजिस्टिविटी को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट, हमने यहाँ पे लिखा है रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट CTM, कमिट टू योर मेमोरी, प्लीज़ इसे नोट डाउन करें, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। दिस पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ इसे अपनी मेमोरी में नोट डाउन करें, की पॉइंट नोट डाउन करें, दैट रेजिस्टिविटी इज़
मटेरियल प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट ओनली चेंजेस विद चेंज ऑफ मटेरियल। ये सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कब चेंज होगी, जब हम कोई मटेरियल चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वायर है कॉपर की, इसकी रेजिस्टिविटी मैं मान लेता हूँ दैट इज़ 10। तो अगर इस कॉपर की वायर को मैं चाहे खींचूं, चाहे इसे कंप्रेस करूं, इसे बीच से तोड़ूं, इसे बीच से काटूं, इसकी रेजिस्टिविटी हमेशा 10 रहेगी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये हमने कहाँ से देखा? ओके, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। ये पॉइंट, इसे आप पहले अच्छे से नोट डाउन कर लें। इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और ये मटेरियल के चेंज होने पे ही क्यों चेंज होती है। ओके, उससे पहले रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट पे मैं दोबारा आता हूँ। इफ़ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज़ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज़ 1 मीटर स्क्वायर, हमने लेंथ को भी यूनिट लिया और एरिया को भी यूनिट लिया। इन दिस केस एरिया भी 1, लेंथ भी 1, दिस रो विल बिकम इक्वल टू R। सो कैसे डिफाइन करोगे? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। किसके इक्वल है ये? रेजिस्टेंस के इक्वल। कब? व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज टेकन एज यूनिटी। इसी तरह से बच्चों हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो जो हमने चीज़ें अज्यूम की उन्हीं को थ्योरेटिकली लिखा। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। कब? व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज यूनिटी। हमने दोनों को क्या लिया है? यूनिटी, दैट इज 1। तो इस तरह से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट अगर आप देखें रेजिस्टिविटी की तो किसकी इक्वल आएगी? यहाँ से आप देखें, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। सो इट विल बिकम ओम मीटर। और इसे हम साइन में कैसे दिखाते हैं? ओम को हम दिखाते हैं इस तरह से, एंड दिस इज मीटर। सो दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्लीज़ नोट डाउन करें। फिर मैं आता हूँ इस पॉइंट पे जो मैंने यहाँ पे लिखा था और आपको बोला था की पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर हम एक न्यूमेरिकल पार्ट भी इसका सॉल्व करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन करें। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसे मिटा के यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस की पॉइंट को। ओके, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है दैट इज़ R इज़ इक्वल टू ML NE² टाउ A। इस फॉर्मूला से अगर मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सो रेजिस्टिविटी दिस रो इज़ इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है RL/A। तो इस इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन है R इज़ इक्वल टू ML/NE² टाउ A। यहाँ पे मैं LA को इस साइड लेके जा रहा हूँ, इट विल बिकम RA/L, और इस साइड हमारे पास बचेगा दैट इज़ M/NE² टाउ। एंड व्हाट इज़ दिस RA/L? व्हाट इज़ दिस RA/L? दिस इज़ रेजिस्टिविटी। So it will become rho is equal to M/NE²
टाउ, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। यहाँ से हमें देखिए पॉइंट्स को डिस्कस करना है। मैंने आपको बोला था दिस एम एंड ई आर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? ई इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं? ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी चेंज होगा, ना ही उसका मास कभी चेंज होगा। सो दीज आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कैसी रहेंगी? ऑलवेज कांस्टेंट किसी भी कंडक्टर के लिए। एम एंड ई आर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट हैं। तो क्या क्या चीज़ें बची जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? अभी हम इस टॉपिक पे भी आएंगे। एक स्टेप पहले मैं चलते हुए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। रो डिपेंड कर रहा है अब एन और टाउ के ऊपर। एन और टाउ के ऊपर। टाउ इज़ रिलैक्सेशन टाइम एंड रिलैक्सेशन टाइम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, रिलैक्सेशन टाइम विल बिकम कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक टर्म बची, दैट इज़ एन। व्हाट इज़ दिस एन? एन इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। What is N? N is number of free electrons per unit volume। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज N। एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बोल के चल रहा हूँ, टेम्परेचर हमने किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रखा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो गया। ओनली वन टर्म रिमेनिंग, दैट इज एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस पॉइंट को समझाने के लिए, दैट रेजिस्टिविटी इज़ मटेरियल प्रॉपर्टी। ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट ओनली चेंजेस विद चेंज ऑफ मटेरियल। अब आप यहाँ से ध्यान दें, हमने बोला रो किस पे डिपेंड कर रहा है? एन के ऊपर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। ये हमारे पास एक मटेरियल है कॉपर की वायर है। इस वायर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होंगे, चेंज तो नहीं होने वाले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस वायर को अब मैं चाहे बीच से तोड़ूं, काटूं, इसकी लेंथ इंक्रीज करूं, लेंथ डिक्रीज करूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन कांस्टेंट। सो इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन कांस्टेंट, दिस रेजिस्टिविटी विल आल्सो बी कांस्टेंट। कॉपर के लिए, इस वायर के लिए, इसे काटें, तोड़ें, कंप्रेस करें, इसकी लेंथ इंक्रीज करें, रेजिस्टिविटी विल ऑलवेज रिमेन सेम। हाँ, अब अगर मैं इस कॉपर की जगह पर एक एल्युमिनियम की वायर ले लेता हूँ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल चेंज। कॉपर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ और होंगे, एल्युमिनियम के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ और होंगे। सो इफ़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, द रेजिस्टिविटी विल बी डिफरेंट। सो रेजिस्टिविटी हमेशा कब चेंज करेगी? जब कोई मटेरियल चेंज होगा। अगर मटेरियल सेम रहता है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। इसे आप चाहे तो हिंदी में भी अपने पास लिख लें, अगर मटेरियल सेम रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज़ काम आएगी आपके, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा और एलाबोरेट करके आपको बता रहा हूँ। अगर मटेरियल सेम रहता है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे इस पॉइंट को अपने दिमाग में छाप लें, बहुत यूज़ होगा ये पॉइंट। सो यहाँ से मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब जो चीज़ें हम पढ़ चुके वही हमारे पास अगला टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। आई होप आपको रेजिस्टिविटी पहले बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत है। प्लीज़ नोट डाउन करें। नाउ लेट अस सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रेजिस्टिविटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी।
तो ये जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा क्योंकि हम चीज़ों को अब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए फैक्टर्स, यही फ़ायदा है ना थोड़ा डिटेल में पढ़ने का, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना और आसान हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। खुद देख के बताइए इस इक्वेशन नंबर ए से कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वन हमने क्या बोला, एम एंड ई आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी चेंज नहीं होंगी, चाहे मटेरियल कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे हम कोई और मटेरियल यहाँ पे ले लें, तो उसके लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमेशा सेम रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमेशा सेम रहेगा। तो इनको तो हटा दें एम और ई को, यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ लिखवाई थी। दिस रो ओनली डिपेंड्स ऑन एन एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टाउ। सो द फर्स्ट वन दैट इज it is inversely proportional to number of free electrons per unit volume. First is resistivity is inversely proportional to number of free electrons per unit volume. This rho is inversely proportional to n. इसका मतलब क्या है, जिस मटेरियल के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। और n किस पे डिपेंड करता है, n डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड हमें पता है this n depends on nature of material, n depends on nature of material। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अगर मैं दो वायर्स की बात करता हूँ, एक कॉपर एक एल्युमिनियम, हमें पता है कॉपर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। किसके कंपैरिजन में, एल्युमिनियम के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के कंपैरिजन में कम है, तो किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, कॉपर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी कम, एल्युमिनियम के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा। कुछ डाटा भी आपकी बुक में दे रखा है, आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे रखी है। जैसे कॉपर और एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8, 1.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8 यूनिट हमें पता है, दैट इज़ ओम मीटर। एंड फॉर एल्युमिनियम दिस वैल्यू इज़ 2.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8 ओम मीटर। क्यों, हमने जो चीज़ अभी डिस्कस की, जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रेजिस्टिविटी कम, कॉपर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो रेजिस्टिविटी कम, या आप डाटा से भी देखिए वैल्यू चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। कमिंग टू द सेकंड फैक्टर, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। आई होप आपको रेजिस्टिविटी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, इतने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, पर अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया तो मुझे नहीं लगता आपको कभी रेजिस्टिविटी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। द सेकंड वन इज़ रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। क्लियर है इस इक्वेशन से, रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो हम लिख सकते हैं दैट रेजिस्टिविटी इज़ inversely proportional to relaxation time। और रिलैक्सेशन टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ेगा
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके कोलाइड होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करेगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। हमने क्या बोला, एंड आप साथ में लिख लेना, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम depends on temperature. With increase in temperature, relaxation time decreases, and if relaxation time decreases, resistivity will increase. तो ये रिलेशन रहता है रिलैक्सेशन टाइम का रेजिस्टिविटी के साथ। तो यहाँ से एक चीज़ आप इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज। सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ना। तो एक और टॉपिक नेक्स्ट आता है, दैट इज़ टॉपिक नेम इज़, लेट मी चेक द टॉपिक नेम, दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसे मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, किस तरह से रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इस रिलेशन को हम लिखते कैसे हैं, दैट इज R इज इक्वल टू R0 टाइम 1 प्लस अल्फ़ा थीटा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा कोई हम यहाँ पे इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। वेयर R0 इज़ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस R इज़ रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस। थीटा इज़ टेम्परेचर, व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ टेम्परेचर इन degree Celsius. Theta is temperature in degree Celsius, and this alpha is coefficient of thermal expansion. हो सकता है आपको कभी गलती से, वैसे तो यहाँ से न्यूमेरिकल कभी आता नहीं है, कभी गलती से अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपको वो क्या पूछेगा, आपको रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, दिस R0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पर्टिकुलर मटेरियल के लिए गिवन होगी। जैसे अगर वो कॉपर के लिए पूछेगा तो कॉपर के लिए वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू आपको देगा। आपसे पूछेगा वो कि आप 50 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, ये निकालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहाँ पे करें, थोड़ा सा आपको समझा दूँ। वैसे तो ये इतना कुछ था नहीं, पर फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है इसे मिटा दें, हमारे काम का आई होप थिंक नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ इसका, अगर कभी गलती से पूछ ले इस टॉपिक से। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंसी में, जो हम ऊपर से पढ़ते आए, दैट इज़ रेजिस्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। हम बोल सकते हैं लीनियर रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कैसा रिलेशन था, लीनियर रिलेशन। सो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये पॉइंट भी अपने पास नोट डाउन कर लेना। क्या लिखें इसे, दैट देयर इज़ लीनियर relation between resistivity and temperature.
बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ओके, एक पॉइंट और मुझे ध्यान आ रहा है, ये जो मैंने आपको की पॉइंट अभी यहाँ पे लिखाया था, हमने की पॉइंट लिखा था कि हमने देखा था कि सिर्फ मटेरियल के चेंज होने पर ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अगर मटेरियल सेम रहता है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। यही चीज़ आपसे वाइवा में एग्ज़ामिनर पूछ लेता है कि बच्चों जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, मान लो आप एक कॉपर की वायर लेके उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो एग्ज़ामिनर आपसे पूछ लेता है वाइवा में कि बच्चों आपने इस वायर का क्या फाइंड आउट किया है। आप सिंपली आंसर दे देते हो दैट सर वी हैव फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस। ही सेड ओके। ही आस्क्ड इफ़ आई कट दिस वायर फ्रॉम मिडल व्हाट विल हैपन टू इट्स रेजिस्टिविटी। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस फॉर्मूला के साथ घूम जाते हैं। वो क्या करते हैं, दिस रो एल अपॉन ए, यहाँ से हमने रो फाइंड आउट किया था, दैट इज़ आर इंटू ए अपॉन एल। जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ उससे पहले समझें। तो बच्चे क्या सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इसे बीच से काटा है, इस वायर को बीच से काट दिया है तो उसकी लेंथ हाफ हो गई। वो इस तरह से दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी इज़ मटेरियल प्रॉपर्टी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि मटेरियल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वायर कॉपर की ही थी, मैंने बीच से चाहे इसे काट दिया, इसकी रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। तो आप क्या बोलोगे, दैट सर इट्स रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, इट डज़ नॉट डिपेंड कि आप इसे बीच से काट रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो या इसे एक्सपेंड कर रहे हो। तो इस चीज़ को दिमाग में ध्यान रखिएगा, अपने पास की पॉइंट में कहीं नोट कर लेना है। ये चीज़ एग्ज़ामिनर आपसे पूछ लेता है और बच्चे इसमें इस फार्मूला को लेके घूम जाते हैं, जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा। तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से इन चीज़ों के आंसर कर सकते हो। तो मुझे ज़रूरी लगा आपको ये बताना, मैंने बता दिया। मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। उस जानकारी को आप कितना ग्रैस्प करते हो, कितना अपने पास उसे नोट डाउन करते हो, किस तरह से नोट डाउन करते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। तो जितना मैं कोशिश करता हूँ, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता सकूँ, जो आपके आने वाले आगे एग्ज़ाम्स हैं, जेईई, नीट या आप एनडीए या कोई भी और एंट्रेंस देते हो, तो वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। हमें मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में भी वहाँ पे कैलकुलेशन करने लगोगे, तो जहाँ पर आप 30 सेकंड बचा सकते थे डायरेक्टली आंसर करके कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वहाँ पर सोचिए आप 30 सेकंड या 1 मिनट इस कैलकुलेशन के ऊपर लगाएंगे और फिर भी आंसर गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो चेंज ही नहीं होनी है। हो सकता है आप वहाँ पे इस कैलकुलेशन से कुछ और आंसर निकाल के आ जाएँ। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने तेज़ होते हैं, उन्हें पता है बच्चा ये गलती करेगा, उन्होंने ऑप्शन में वो आंसर भी दिया होगा और आपको लगेगा अरे वाह मैंने तो आंसर निकाल दिया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में भी है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो आपको चीज़ें मैं गाइड करता हूँ आपके भले के लिए हैं। ध्यान रखिएगा, अपने पास जिस भी लैंग्वेज में पॉसिबल है यार लिख लो, कैसे भी लिख लो, बस लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे जब भी आप रिवाइज़ करो। ओके, कमिंग टू दिस टेम्परेचर डिपेंडेंसी पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वी हैव रिटन दैट देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट हम इस रिलेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं। ओके, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। इसके बेस पे मैं आपको बता रहा था अगर गलती से कभी न्यूमेरिकल आ गया तो कैसा आएगा। आर नॉट फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बेस पे आर नॉट गिवन है, आपको मान लेते हैं दैट इज़ 10 ओम। वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ऑल्सो गिवन होगी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 1.08 दी है। ओके, और हमें पूछा जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस पर फाइंड आउट रेजिस्टेंस। तो आप क्या फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करोगे, दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा थीटा। आर नॉट की वैल्यू इज़ 10, 1 प्लस अल्फ़ा इज़ 1.08 एंड दिस इज़ 30। तो आप सॉल्व कर लें, उतना हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से कभी गलती से अगर पूछ ले तो ऐसा पूछेगा। अब आते हैं जो रियल में आपसे चीज़ इस यहाँ से पूछ सकता है, उस चीज़ पे आते हैं।
प्लीज़ जल्दी जल्दी से नोट डाउन करें। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, that is very important numerical. I am erasing all this so that we can come to very important numerical. और यहाँ से हम एक जनरल फार्मूला भी ड्रॉ करेंगे ताकि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने 1 मिनट या 30 सेकंड बचा सको। बच्चों, मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को लेके जा रहा हूँ। यही कारण है कि जितना मैं सोच के आता हूँ उतना हम 40-50 मिनट में भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी डिटेल में बताने का मतलब यही है कि एक तो आदत कुछ ऐसी है कि कुछ बताने चलो तो जब तक पूरा ना बता लें तब तक खुद को चैन नहीं आता। अब आप लोग कितना ग्रैस्प कर रहे हो इन चीज़ों को आई डोंट नो, बट अपनी तरफ से तो कोशिश जारी है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा बच्चों। सो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आएगा। क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, बट वी हैव अ वायर ऑफ कॉपर हैविंग रेजिस्टेंस R1 and length of wire is L1 and area is A1। हमें क्या दिया है? एक कॉपर की वायर दी है जिसकी लेंथ L1 है, जिसका एरिया A1 है और उसका रेजिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज़ R1। हमसे क्या पूछा जाएगा? If wire is stretched to double of its length, then what will happen to resistance? रेजिस्टेंस के एक साथ क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा? ऑप्शन भी ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ becomes 4 times, option number B 8 times, option number C that is 1/2 times, ऑप्शन नंबर डी भी ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज रिमेन सेम। आंसर करें क्वेश्चन का, वीडियो को पॉज करें और बच्चों पहले खुद ट्राई करें, मैं तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा ही, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व करें, फिर आंसर मैच कर लें कि आंसर सेम आता है या नहीं है। क्वेश्चन को नोट डाउन करें। हमें गिवन क्या क्या है? एक कॉपर की वायर दी है जिसकी इनिशियल लेंथ दी है इसने L1, उसका इनिशियल एरिया दिया है A1 और इसका जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज़ R1। अब इसने क्या बोला? हमने इसे खींचा कितना? जब तक इसकी लेंथ ट्वाइस ना हो जाए, यानी जो फाइनल लेंथ होगी अगर उसे मैं L2 नाम दूं तो कब तक खींचेंगे? जब तक L2 कितना ना बन जाए? 2 टाइम L1, इसका ट्वाइस। अब खुद दिमाग लगाइए, जब मैं इस वायर को, इस कंडक्टर को खींचूंगा, क्या इसका एरिया भी सेम रहेगा? क्या इसका एरिया भी सेम रहेगा? कैसे समझाएं? प्रैक्टिकल मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है, रबड़ वाली कोई चीज़ होती तो शायद हम समझा लेते। खुद इमेजिन करें बच्चों, अभी मेरे पास ये एक वायर है, अगर मैं इसे खींचता हूँ, दोनों तरफ से खींचता हूँ, कुछ ऐसे, खुद दिमाग लगाओ, इसका जो फाइनल एरिया होगा, अभी एरिया A1 था, जो A2 एरिया बनेगा खींचने के बाद वो कुछ कम होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी, कुछ कम होगा। ओके, सो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ।
हमें निकालना है व्हाट विल हैपन टू इट्स रेजिस्टेंस। ओके, हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज़ R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से क्या रो चेंज होगा? व्हाट इज़ रो? रो इज़ रेजिस्टिविटी। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बताई थी, रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? जब मटेरियल चेंज होगा। क्या कॉपर यहाँ पे चेंज हुआ? वायर तो वही है, सिर्फ उसे खींचा है। सो रो विल रिमेन कांस्टेंट। रो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ओके, लेंथ चेंज हो रही है क्वेश्चन में। यस, हम लेंथ को डबल कर रहे हैं। लेंथ डबल हुई, एरिया भी कुछ कम ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है कम होगा। सो L एंड A विल चेंज करेंगे दोनों। एक चीज़ और कांस्टेंट रहेगी, वो क्या है? वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों, वॉल्यूम तभी चेंज होगी अगर मैं इस कॉपर की वायर में जो हमें दी है कुछ ऐड करूंगा या इसमें से कुछ निकालूंगा। वॉल्यूम तभी चेंज होगी ना जब मैं इसमें या तो कोई एडिशनल मटेरियल डाल रहा हूँ या इसमें से कोई मटेरियल निकाल रहा हूँ। तो ना ही हम इसमें कोई मटेरियल डाल रहे हैं, ना ही इसमें से कोई मटेरियल निकाल रहे हैं, तो इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ओके, और हमें पता है वॉल्यूम कितनी होती है, इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। सो अब जो हमें गिवन है उन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करते हैं। इनिशियल लेंथ इज गिवन L1, इनिशियल एरिया इज गिवन A1 एंड नेक्स्ट फाइनल लेंथ मान लेते हैं, लेट फाइनल लेंथ एज L2 and according to question this L2 is 2 times L1, twice है 2 times L1। यहाँ से this implies can I write as L2 by L1 और L1 by L2 कैसे लिखें? चलो ऐसे लिख लेते हैं, L2 by L1 is equal to 2। यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, इनिशियल एरिया इज A1, लेट फाइनल एरिया इज A2। हमने फाइनल एरिया मान लिया A2। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, हमने बोला वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। सो इनिशियल वॉल्यूम कितनी होगी? दैट इज A1 इंटू L1 एरिया इंटू लेंथ, और फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी? दैट इज A2 इंटू L2। हमेशा कांस्टेंट रहेगी वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे ना तो हम कुछ ऐड कर रहे हैं ना ही सब्ट्रैक्ट। तो ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा था इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग मैंने ये चीज़ लिखी। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। A1 L1 या L1 A1 इक्वल टू L2 A2। यहाँ से दिस हम वैल्यू निकाल लें, दैट इज़ कैसे लिखें इसे, L2 अपॉन L1 या चले ऐसे ही लिख लेते हैं, दैट इज़ L2 अपॉन L1 इज़ इक्वल टू L2 अपॉन L1 इज़ इक्वल टू A1 अपॉन A2। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू कितनी है इसकी वैल्यू? दैट इज़ 2। और यहाँ से चलो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ओके, ये हमारे पास दो, यहाँ तक किसी को डाउट? कोई परेशानी नहीं है, जो डाटा गिवन था वहीं से हमने चीज़ें फाइंड आउट की है। ओके, सो इफ़ आई राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस R1, रो कांस्टेंट है, रो विल रिमेन रो L1 अपॉन A1। फाइनल रेजिस्टेंस R2 कितना होगा? रो L2 अपॉन A2। दिस इज़ ऑन डिवाइडिंग, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करें, ऑन डिवाइडिंग R2 अपॉन R1 इज़ इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 अपॉन रो
L1 अपॉन A1, रो से रो कैंसल, हमारे पास बचा R2 अपॉन R1 इज़ इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू दिस A1 ऊपर चला जाएगा A1 अपॉन A2। तो यहाँ से L2 अपॉन L1 की वैल्यू पुट करें, दैट इज़ 2। सो R2 अपॉन R1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2। सो R2 इज़ इक्वल टू 4 टाइम R1, कितना हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू, बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल किया है। इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए यहाँ से एक जनरलाइज फार्मूला हम बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। हमने क्या देखा, जब हमने लेंथ को डबल किया, फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम, यानी जो लेंथ डबल हुई थी उसका भी डबल हो गया। ओके, अगर मैं लेंथ को खींचता हूँ 10 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उस 10 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 टाइम्स। तो यहाँ से एक जनरलाइज फार्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, ये नोट डाउन कर लेना प्लीज़ अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में आता है यहाँ से न्यूमेरिकल। अच्छे से नोट डाउन करके मैं एक जनरलाइज फार्मूला आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे न्यूमेरिकल में की पॉइंट, कमिट टू योर मेमोरी, CTM। ऐसे न्यूमेरिकल में जब भी आपसे फाइनल रेजिस्टेंस वो पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, दैट फाइनल रेजिस्टेंस R2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R1। अप्लाई करो ज़रा, यहाँ पे हमें निकालना था R2, N होगा, हमने N क्या है कि हमने लेंथ को कितना खींचा या कितना उसे दबाया है। यहाँ पे बोला है लेंथ को डबल किया, मतलब N की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इंटू R1 कितना था, यहाँ पे R1 ही था। सो आंसर विल बिकम 4 टाइम R1। अगर R1 भी गिवन होता तो R1 की वैल्यू भी पुट कर लेते, दैट विल बी द आंसर। अगर यहाँ पे बोला जाता लेंथ को हमने कंप्रेस किया हाफ, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। R2 विल बिकम 1/2 का स्क्वायर इंटू R1, तो इट विल बिकम R1/4, 1/4 टाइम्स। तो इस जनरलाइज फार्मूले से आप इस तरह के सारे न्यूमेरिकल्स को, लेकिन बेटा ये फार्मूला तभी अप्लाई करना जब ये आपसे सिर्फ 1 मार्क्स के लिए पूछा जाए। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए या 3 या 4 नंबर के लिए पूछा जाता है तो आप जो मैंने यहाँ पे मेथड किया है इस पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और फॉर ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यू विल अप्लाई दिस फार्मूला। इस फार्मूला के अप्लाई करने से आप अपने 30 सेकंड या 1 मिनट डेफिनेटली बचा लोगे, जो आप फर्दर और क्वेश्चन सॉल्व करने में यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये फार्मूला आप आंसर चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल इस मेथड से सॉल्व करना है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दिस इज़ द जनरलाइज फार्मूला और यहाँ से क्वेश्चन बेटा बनता ही बनता है। प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास 2 चीज़ें आज रह गई, दैट इज़ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। नो इश्यूज़, लेक्चर ऑलरेडी 1 आवर का हो चुका है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ा है। आई होप आपको पढ़ने में आज मज़ा आया होगा, आपने नई नई चीज़ें सीखी होंगी। अच्छे से बेटा अपना होमवर्क करें, होमवर्क टाइमली सेंड करें, अपनी प्रैक्टिस घर पे करते रहें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछें। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का छोटों का सबका ध्यान रखें और इस टाइम को यूटिलाइज़ करें जो भी आपको टाइम मिल रहा है। थैंक यू सो मच।